introduction of this particular act. Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject. We are going to start from today Unit 1 Indian Contract Act 1872 which is particular based on general contracts, and the weightage of this particular unit is 30%. So friends, we are going to focus on the first chapter of the Unit 1 Indian Contract Act, which is based on the subject matter called contract. हम इसके अंदर जो चर्चा करने वाले हैं पूरे यूनिट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों जनरली हम सिनोनिम्स में यूज करते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस, वो भी हम लेटर ऑन इसी सेशन में पढ़ने वाले हैं आगे. इस पर्टिकुलर सेशन में पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि ये है क्या, ये यूनिट के अंदर है क्या, ये एक्ट के अंदर है क्या. सो लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इन द कम्युनिटी मैन कम्स इनटू contact with people in different capacities. He comes into contact, for example, with government as a taxpayer, with a landlord as a tenant, and so on. In all these associations, he is expected to observe a code of conduct or a set of rules. The law of contract is the most important branch of mercantile law. Without such a law, it would be difficult to carry on any trade or business in a smooth manner. अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम बेसिकली डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. अल्टीमेटली हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और अलग अलग डेजिग्नेशन में, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग रोल में हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पता ही नहीं होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मान लीजिए आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और यानी आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का उपयोग करना है. मान लीजिए आप ऑटो करते हैं कि भाई मुझे वराछा से स्टेशन जाना है, आपने ऑटो किया. ठीक है, तो ऑटो करते वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ऑटो करते वक्त आप कहते हैं कि भैया स्टेशन चलोगे, ऑटो वाला कहता है बैठ जाइए. आप पूछ लेते हो, बाई चांस पूछ लेते हो कितना लोगे, तो वो कहता है मान लीजिए 20 रुपया, 20 रुपीज. तो बस वही अगर आप बैठ जाते हैं, यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया. एक तरीके से दो पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन मालूम ही नहीं हमको कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ. दिस इज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट. ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पक्षकारों के बीच में. एकदम सिंपल सा एग्जांपल, इट्स अ वेरी इजी वन, इजीएस्ट एग्जांपल रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ दो पक्षकारों के बीच में पैसेंजर एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये दोनों के बीच में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है, आप पैसेंजर हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग रोल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है. कैसे होता है? हम टैक्स पे करते हैं, तो एज अ टैक्स पेयर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट. सो हम दोनों यहाँ पार्टीज, हमारी यहाँ पार्टीज क्या रहेगी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? हम जो है टैक्स पेयर है, एसएससी भी कह सकते हैं, और जो सामने वाला ऑपोजिट पार्टी है, द ऑपोजिट पार्टी इज गवर्नमेंट. So there is a contract between these two parties. इसी तरीके से जमींदार और जो भाड़ूआत होते हैं, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में भी इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमने भाड़े का मकान लिया तो हम टेनेंट हैं और हम रेंट पे करते हैं लैंडलॉर्ड, मालिक को. ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें पता नहीं होता है. ये इस तरीके से जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो बात आती है वो है सेट ऑफ रूल्स की. वहाँ लॉ होता है, लेकिन कितना लॉ हमें पता है, कितना लॉ हम फॉलो करते हैं, यही एक समझने की जरूरत है यहाँ पे. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम चर्चा करने वाले, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ. एक तरीके से बिजनेस से जुड़ा हुआ ये लॉ. ये तो अलग अलग कैपेसिटी में हम जनरल बातें कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये सारी बातें हमारी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए हैं, हमारे बिजनेस से भी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी आएंगे जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या हमारी वेल्थ से जुड़े हुए हैं. ये सारी जनरल चर्चा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हम करने वाले हैं. अगर लॉ नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई भी बिजनेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. हम स्मूथ मैनर में बिजनेस नहीं कर पाएंगे.
ठीक है, हमने किसी को क्रेडिट दिया है, लेकिन क्रेडिट की हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हमने हमारे बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर नहीं डाली है, तो सामने वाला, अगर आप कच्चा बिल देते हैं उनको, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता वो रद्दी है एक तरीके से। इट इज नॉट अ वैलिड एविडेंस टू रिकवर योर अमाउंट, राइट। आपने कोई भी गुड्स क्रेडिट पे दिया है, तो उसका एक पक्का बिल अगर आप बना के देते हो, तो रिकवरी पॉसिबल है वहाँ पे, तो आप अपना बिजनेस स्मूथली कर सकेंगे। तो वो सारे ये लॉ यहाँ पे हमको समझना है इस तरीके से, जो बिजनेस से बेसिकली जुड़ा हुआ है। The law of contract is applicable not only to commercial activities but also to all day-to-day personal dealings, जो भी मैंने चर्चा की आपसे। In fact, each one of us enters into a number of contracts from sunrise to sunset. When a person buys various goods or purchases magazines or gives his watch for repairs or borrows a bike for outing, he is actually entering into a contract. All these transactions are subject to the provision of the law of contracts. इतनी सारी एक्टिविटीज हम करते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, पूरे दिन के अंदर हम इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। हो सकता है वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, या हो सकता है वो सोशल एक्टिविटी हो सकता है वो डोमेस्टिक एक्टिविटी हो, ठीक है, कोई भी स्वरूप की एक्टिविटीज हो सकती है। पूरे दिन में इतने सारे व्यवहार हम करते हैं। जब मान लीजिए कोई चीज आपने परचेज की, यानी गुड्स यू हैव परचेज्ड, आप कोई पर्टिकुलर छोटी सी शॉप में गए, वहां से कोई चीजें खरीदी, घर की कंजम्पशन की चीजें, खाने पीने की चीजें आपने खरीदी, ठीक है, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरीके से। आपने कोई बुक्स खरीदी, कोई मैगजीन्स खरीदी, कोई वॉच रिपेयर करने के लिए दी, या मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दिया, आपने बाइक बोरो की, भाड़े पे ली, घूमने फिरने के लिए, आउटिंग यानी घूमने फिरने के लिए, एक तरीके से टूरिंग के लिए। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं, ये दो पक्षकारों के बीच में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑल दिस ट्रांजेक्शंस आर सब्जेक्ट, यहाँ सब में लॉ लागू होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल, इन सब में होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है, किस तरीके से वैलिड होगा। अब थोड़ी बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री देख रहे हैं हम। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ मैटर ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इन इंडिया। The Indian Contract Act, which was passed on 25th April 1872, came into force with effect from 1st September 1870। ये जो डेट है 15th अप्रैल 1972, ये एक्ट को यहाँ से पास किया गया, मीन्स पार्लियामेंट में पास हुआ। और ये कब लागू हुआ भारत में, सम एमसीक्यू की, ये भारत में कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है, इम्प्लीमेंटेशन डेट, इस डेट से भारत के अंदर ये एक्ट को फॉलो किया गया। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन द Indian Contract Act 1872, which deals with the general principles of law governing all contracts and covers the special provisions relating to contract like bailment, pledge, indemnity, guarantee and agency। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दो कैटेगरी है, यूं समझ लीजिए। पहली बातें जो आएगी वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जो जनरल लॉस हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल उसी पे हम फोकस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये पहली कैटेगरी है, जनरल प्रोविजंस रहेगी। और दूसरी जो प्रोविजंस रहेगी, स्पेशल प्रोविजंस रहेगी, रिलेटेड विद द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी। ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से सेपरेटली फ्रेम किए गए हैं। तो दो कैटेगरी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये बेसिकली यहाँ समझाने की कोशिश की है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। Originally, before 1930, this act also contained the special provisions relating to contract of sale of goods and partnership। 1930 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये बहुत ही विशाल स्वरूप का था। इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, साथ साथ में इसमें सेल ऑफ गुड्स भी शामिल था, पार्टनरशिप एक्ट भी इसके अंदर ही था। इतनी बड़ी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रेंज थी तब। लेकिन बाद में इसमें हो गया बाइफर्गेशन, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन कह सकते हैं। कुछ एक्ट को इसमें से सेपरेट किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सोचा गया कि क्यों ना सेपरेट कर दिया जाए। So in 1930, however, these provisions were repealed and separate acts called the Sale of Goods Act and the Indian Partnership Act were passed, governing the contract of sale of goods and partnership respectively।
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आज के टाइम में आप दो पर्टिकुलर प्रकार के प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, जनरल प्रोविजंस एंड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। और अब सेपरेट हो गया इसमें से 1930 के साल में सेपरेशन हुआ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक सेपरेट पर्टिकुलर एक्ट है जो आप सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। जो हम सेमेस्टर 6 में हमारे सिलेबस में है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये भी सेपरेट किया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मर्ज था, सेपरेशन हुआ इसका भी। तो इस तरीके से दो एक्ट को सेपरेट किया गया 1930 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लॉ पढ़ने वाले हैं तो हमें पहले लॉ का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है व्हाट इज लॉ। कितनी बार ऐसा होता है, देसीमा के भाई कायदो एटले शू। सो लॉ इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं लॉ क्या है, तो सर इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। एक से ज्यादा रूल्स जहाँ पे होते हैं एक तरीके से, वहां पे लॉ लागू हो जाता है। आपका कॉलेज का आई कार्ड भी आप देखेंगे तो कॉलेज के आई कार्ड पहले जब आपको फिजिकल स्वरूप में दिए जाते थे तो कॉलेज के आई कार्ड के पीछे भी कुछ तीन तीन एक रूल लिखे हुए होते हैं। क्यों लिखे हुए हैं? टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, एक डिसिप्लिन की बात आती है, एक पंक्चुअलिटी की बात आती है, एक ऑनेस्टी की बात आती है इन द स्टूडेंट्स। तो सेट ऑफ रूल्स होंगे, एक से ज्यादा रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए जाते हैं जब आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक तरीके से रखते हैं, दैट इज लॉ। यूं समझ लीजिए आपने अपने प्रोविजंस बना लिए यूं समझ लीजिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोविजंस जो आप कर रहे हो, पर्सनली कर रहे हो, वो वैलिड होने चाहिए, इनवैलिड नहीं होने चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल में बात करूं एग्जैक्टली लॉ क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट recognized and enforced by the state to control and regulate people's behavior with a view to secure justice, peaceful living and social security। किसी भी पर्टिकुलर देश के अंदर अगर लॉ नहीं होगा तो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होगी। लॉ क्यों बनाया जाएगा? व्हाई लॉ इज क्रिएटेड? लॉ क्रिएट करने की जरूरत क्या है? लॉ नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अरे चार रास्ता जो होता है, वो चार रास्ते पे भी अगर ट्रैफिक ब्रिगेड नहीं खड़ा होता है तो हम क्या करते हैं हम अच्छे से जानते हैं। हम वहाँ लॉ ज्यादातर फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं आप जानते हैं? सिग्नल तोड़ के आगे चले जाते हैं। कौन खड़ा रहेगा? कौन वो टाइम जो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है उसको फॉलो करेगा? अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अगर ट्रैफिक ब्रिगेड खड़ा होगा तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन ट्रैफिक ब्रिगेड नहीं खड़ा होगा, ऑफिसर नहीं खड़ा होगा, तो हम वो वहाँ पे लॉ तोड़ देंगे। ऑब्वियस है। हम क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि दूसरा तोड़ता है। हम एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं इस तरीके से कि एक निकल गया है क्रॉस करके चार रास्ता, सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पे इवेंट को, पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ बहुत जरूरी है। पीपल्स बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए लॉ की आवश्यकता पड़ती है। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लॉ की जरूरत है कि मैं अपने भारत देश के अंदर हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर बिलीव करता हूँ, वो वहां से मुझे न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, इतनी बिलीफ हमारे में होनी चाहिए, होती है। अगर लॉ नहीं होगा तो आप शांति से जी भी नहीं पाओगे। पीसफुल लिविंग के लिए आपको लॉ की जरूरत पड़ेगी। आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हो, घर में रहते हो, कितना सिक्योर्ड फील करते हो? अगर पुलिस ना हो, पुलिस स्टेशन ना हो, अदालत ना हो, जज ना हो तो चलेगा? सर बिल्कुल नहीं चलेगा। सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, पीसफुल लिविंग नहीं होगा, चारों तरफ बस हमें तकलीफें ही होगी, दिक्कत ही होगी, और कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। सो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, पीसफुल लिविंग के लिए, टू सिक्योर जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी, लॉ इज मस्ट। सो व्हाई डू वी नीड लॉ? यही चर्चा की बात बनती है कि लॉ की जरूरत क्या है। तो सर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैंने रखे हुए हैं। टू प्रिवेंट एंटी सोशल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर,
हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रहते हैं, चार रास्ता पे निकलते हैं या किसी गली के नुक्कड़ पे निकलते हैं, तो वहाँ हम ज्यादातर देखते हैं कुछ बैठे हुए होते हैं बंदे। वो बंदे कैसे हैं क्या है वो देखने की बात है कि उनका बिहेवियर कैसा है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। वहां से अगर कोई लड़की निकल रही है तो क्या बंदा छेड़ रहा है या नहीं छेड़ रहा है। अगर छेड़ रहा है तो ये बिहेवियर हमारे भारत देश के अंदर अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईव टीजिंग, टीजिंग नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, इट्स अ क्राइम। ध्यान रखना है आपको इस बात का भी। तो ये इसीलिए लॉ बनाया गया है कि हम सुकून से रह सके, जी सके। टू रेगुलेट कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, हमारा हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर भी रेगुलेशन क्रिएट करने के लिए, नियंत्रण रखने की कोशिश करता है लॉ। एक तो कोई चीज 10 की है, अगर आपको कोई 100 रुपए में देगा तो फिर आप लेंगे। इसको नियंत्रित करना है, ये करने का काम लॉ का है, और लॉ क्रिएट करने का काम सरकार का है। वो आइडेंटिफाई हु शुड राइटफुली ओन प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार है। फादर ऑफ हो गए तो फादर के बाद किसकी प्रॉपर्टी, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, हु इज द रियल ओनर नाउ, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, कितने हिस्से में ये बटेगी, ये सारी बातें भी लॉ से पता चलेगी। टू रेगुलेट फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। टू प्रोवाइड मीन्स फॉर सिटीजन्स टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स विथ अदर सिटीजन्स, एक सिटीजन दूसरे सिटीजन से अगर झगड़ा कर देता है, नॉर्मली होता है, हम ड्राइविंग करते हैं वो उसमें तो नॉर्मली होता है, अचानक से कोई बीच में आ जाता है, फिर चालू हो जाती है बातचीत, भयानक तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा, सीधा बस अ, देसी भाषा में उसकी चालू हो जाएगी, गाली गलौच हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। बेसिकली थोड़ा हमें संभल के चलना चाहिए, समझना चाहिए। इन सब को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लॉ की आवश्यकता पड़ती है। तो जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम आज हमारा पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या है पहले वो समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, और उसके बाद अ, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आज के सेशन में। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ज्यादातर हम नॉर्मली दोनों सिनोनिम्स में यूज करते हैं, जबकि दोनों के बीच में अंतर है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑब्लिगेशन इज एन अंडरटेकिंग, that is undertaking is nothing but promise to do or abstain from doing some definite act or acts. A contract has been defined by different authorities in various ways, so some of the important definitions are as follows. तो बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देने की कोशिश की है कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली साल्बॉन्ड जो एक ऑथर है उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का समावेश हो जाता है, यूं समझ लीजिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। दो पक्षकारों के बीच में ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्रिएट होती है, रचना होती है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी दी जाती है, एक दूसरे को ली जाती है और दी जाती है, और क्लियर कट पता होता है एक बंदे ने क्या काम करना है और दूसरे बंदे ने क्या काम करना है। क्लियर कट डिफाइनिंग रोल है दोनों पक्षकारों का, बोथ द पार्टीज, ऑफरर एंड ऑफरी, दोनों पक्षकारों को पता होता है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, दोनों पक्षकारों को पता होता है कि एग्जैक्टली उन्होंने करना क्या है एग्रीमेंट के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली पॉलॉक की जो डेफिनेशन होती है, पॉलॉक एक ये भी एक ऑथर है, सिमिलर डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्ट की गई है। यानी पॉलॉक की जो डेफिनेशन थी वो सेम टू सेम हम कह सकते हैं कि उसका बेस लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डेफिनेशन क्रिएट की गई है सेक्शन 2 क्लॉज एच के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बहुत सरल है, सबसे आसान डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप ही एग्रीमेंट है। ऐसी एग्रीमेंट जो हम लीगली कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं, केस करना हो तो केस कर सकते हैं, लीगल एक्शन लेना हो सामने वाले पार्टी के ऊपर, ऑपोजिट पार्टी के ऊपर, जिसने ब्रीच किया है, जिसने करार भंग किया है, उसके अगर हमें लीगल एक्शन लेना है तो हम ले सकते हैं। इसको हम लीगली चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स। सो इसके अंदर दो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। पहला होता है एन एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा कब माना जाएगा। दो पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कब मानेंगे, तब जब दो चीजें शामिल हो। एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, और ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए सर, लीगली चैलेंज कर सके, यानी कोर्ट में जाके हम केस कर सकते हैं, केस करके उसको कैंसिल करवाना हो कैंसिल कर सकते हैं, हमें कुछ नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई भरपाई की हम डिमांड कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, लीगल स्टेप्स ले सकते हैं। तो वैसी एग्रीमेंट्स जहाँ हम लीगल स्टेप ले सकते हैं, लीगली एनफोर्स कर सकते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, फॉर्मूला वाइज देखे तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अगर इन दोनों को समावेश कर दिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स कर दिया जाए, फॉलो कर दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आती है बात एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, इतना हमेशा याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है वो अब हम समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए याद रखिए पहला स्टेप क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये माइंड में रखना है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज इंक्लूडेड, समावेश हो जाता है एग्रीमेंट का। ठीक है। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट आप समझने की कोशिश करते हैं, पहला स्टेप क्या है वो हम डिटेल में आप समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other। जहां promises की exchange होती है वहां एग्रीमेंट हुआ है, promises की exchange हो रही है। ठीक है। और promises की exchange कैसे होगी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के स्वरूप में होगी। ठीक है। तो प्रोमिसेस आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ प्रोमिसेस पे ज्यादा फोकस किया गया है, तो अगले सेक्शन में प्रॉमिस की डेफिनेशन दे दी है। सेक्शन 2B में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि प्रॉमिस जो है एग्रीमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया है ये वर्ड को। तो प्रॉमिस क्या है एग्जैक्टली वो समझने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्रीमेंट शब्द देखा, एग्रीमेंट में हमने प्रॉमिस शब्द देखा, तो अब हम प्रॉमिस पे चल रहे हैं। प्रॉमिस क्या है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जो भी आपके सामने ऑफर रखी है, आपको वो ऑफर अच्छी लगी, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या क्या बन गया सर, वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस इज इक्विवेलेंट टू एग्रीमेंट, ऐसा माना जाता है वापस। प्रॉमिस और एग्रीमेंट को वापस एक तरीके से इक्वल ही माना गया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा है उसमें। सो दस एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। एग्रीमेंट को हम एग्जैक्टली अब क्या मानेंगे, एग्रीमेंट क्या है अल्टीमेटली, एक्सेप्टेड प्रपोजल। जो भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ है उसे हम एग्रीमेंट मानेंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम्स एग्रीमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा क्लियरिटी आएगी। राम ऑफर्स टू सेल इज बाइक फॉर ₹15,000 टू भरत। यहाँ राम ने क्या किया है सर, ऑफर रखी है, अपनी बाइक बेचना चाहता है 15,000 में, भरत के सामने ऑफर रखी। राम हो गया ऑफरर, भरत हो गया ऑफर। प्रॉमिसर, प्रॉमिसी भी कह सकते हैं, पार्टीज का एग्जैक्ट नाम अगर मैं बताऊं तो। भरत एक्सेप्ट दिस ऑफर, भरत को ये ऑफर अच्छी लगी, भाई भाई बाइक तो अच्छी 15,000 में, गलत नहीं है, भले सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को, अच्छा लगा। इट बिकम्स अ प्रॉमिस, वादा हो गया, दोनों पक्षकारों ने वचन दे दिया, राम बेचना चाहता है, भरत खरीदना चाहता है बाइक को। इस तरीके से दोनों ने प्रॉमिस कर दी एक दूसरे को। ठीक है। यही प्रॉमिस को आगे हम क्या ट्रीट करेंगे सर, इट्स एन एग्रीमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन भरत एंड राम, दो पक्षकारों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर। इसी एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप अगर दिख रहा है दोनों पक्षकारों में, कोई इंटेंशन अगर क्लियर है कि दे वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, तभी ये पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल होगा, एग्रीमेंट पॉसिबल होगा। एग्रीमेंट टू क्रिएट एग्रीमेंट तभी वहां पे अल्टीमेटली एग्रीमेंट विल बी converted into contract when there is an intention to create a legal relationship between the parties, तभी ये possibilities होगी।
फिर इसी के बेसिस पे एक केस है, बहुत ही बढ़िया केस है, तो ये केस को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब हर एग्रीमेंट को आप लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। Such agreements do not give rise to contractual obligations and are not contracts, and agreements of purely social or domestic nature is not a contract. एग्रीमेंट्स अगर सोशल स्वरूप की है, सोशल एग्रीमेंट्स है, या कह सकते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, तो हम इसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, वी कैन नॉट चैलेंज लीगली सच कॉन्ट्रैक्ट्स, सच एग्रीमेंट्स विच आर ऑफ सोशल नेचर, विच आर ऑफ डोमेस्टिक नेचर। अब हस्बैंड वाइफ का एक केस है, बहुत ही बढ़िया केस है, बल्पर वर्सेस बल्पर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। A husband and wife were resident in Ceylon city, where husband was employed. They went to England on ninth month leaves. At the end of the time, the husband had to return alone as the wife was advised to remain in England due to illness. हस्बैंड वाइफ जो है, ये इंग्लैंड का केस है 1919 का, यानी तकरीबन 100 साल पुराना केस है। सेलोन सिटी के ये दोनों रेसिडेंट है, यहाँ पे रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। ये लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दे वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाते हैं, 9 महीने की छुट्टी लेके घूमने फिरने जाते हैं, समझ लीजिए। एट द एंड ऑफ द टाइम, अब समय खत्म हुआ, 9 महीने की छुट्टी ली थी, घूमने फिरने गए थे, वहां से अब रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होते वक्त क्या हो जाता है, जो उसकी वाइफ थी मिसिस बल्फर, बल्फर वर्सेस बल्फर, यानी एक हो गया मिस्टर बल्फर, दूसरी हो गई मिसिस बल्फर, हस्बैंड वाइफ का केस है, ध्यान रखिएगा। यूं समझ लीजिए पटेल वर्सेस पटेल, तो वैसा बल्फर वर्सर नेम है, यूं समझ लीजिए। तो 9 मंथ्स की लीव लेकर ये लोग घूमने फिरने गए थे, और वाइफ जो है ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने एडवाइस दी कि भाई आप बीमार है तो आपको अब यहीं स्टे करना पड़ेगा, आप फिलहाल नहीं जा सकते अपने हस्बैंड के साथ। Mr. Balfour promised to send her a maintenance allowance of £30 per month until she returned to Ceylon. अब बल्फर, मिस्टर बर्फल को तो वो निकल लिए वहां से, और अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने आपको £30 भेजूंगा मेंटेनेंस के लिए, आपके खर्चे। मिस्टर बर्फल फेल टू पे द अमाउंट, बल्फर ने ₹1 भेजा नहीं। द वाइफ शूट फॉर द अलाउंसेस, वाइफ ने केस कर दिया, पत्नी ने अपने हस्बैंड पे केस किया। मिसिस बल्फर filed the case on Mr. Balfour for the recovery of maintenance allowances. £30 रिकवर करने का केस किया, जितने महीने हो गए थे ऊपर उतने महीने का उसने केस किया। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड पे केस कर सकती है? यहाँ कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे केस कर सकता है? छोटी सी बात थी मेंटेनेंस देने की, नहीं दे पाया तो क्या केस कर देना है? बात यहाँ बनती, ये दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बहुत सारे बातें होगी। हस्बैंड कभी कभी अपनी वाइफ को यूं भी कह देगा कि मैं तुझे अंगूठी दिलवाऊंगा, मैं तुझे मोबाइल दिलवाऊंगा। तो क्या अगर नहीं दिलवाएगा तो वाइफ केस कर देगी हस्बैंड के ऊपर? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। हो सकता है दिलवा भी दे, नहीं दिलवाया तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे आप? नहीं सर, यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ये सोशल एग्रीमेंट, ये कैसी एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ कह सकते हैं डोमेस्टिक, घरेलू, घरेलू एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। सो जजमेंट क्या आया इस केस का? इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, शी कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल एग्रीमेंट माना गया। सोशल एग्रीमेंट में आप कोई रिकवरी नहीं कर सकते। क्यों रिकवरी नहीं कर सकते? वाइफ को ₹1 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कोई इंटेंशन नहीं है दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। There is no intention to create a legal relationship between the parties. जहाँ इंटेंशन होगा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, वहां पे वो एनफोर्सेबल होगा, वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एग्रीमेंट विच इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विल बी कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां रिकवरी हो सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल एग्रीमेंट। और आज का हमारा आखिरी स्लाइड पे आ गए हम। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, डेफिनेशन पे मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आपसे। मीनिंग वही है, एक बंदा ऑफर रखता है, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एक बंदा ऑफर रखेगा, दूसरा बंदा उसका एक्सेप्टेंस करेगा। व्हेन वन पर्सन ऑफर्स टू अनदर टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट, इट इज एन एग्रीमेंट। एक बंदा ऑफर रखेगा कुछ करने की या कुछ न करने की बात करेगा, दूसरा बंदा कहेगा ठीक है मुझे ये चीज आपकी अच्छी लगी, ऑफर अच्छी लगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ एग्रीमेंट बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप एग्रीमेंट होता है।
एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जहां लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की बात होती है एग्रीमेंट के अंदर, वो बन जाएगा क्रिएशन। क्रिएशन कैसे होगा, रचना कैसे होती है एग्रीमेंट की? सर, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस फॉर्म एन एग्रीमेंट। जहाँ ऑफर होगा, ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा दो पक्षकारों के बीच में, वहां एग्रीमेंट की रचना होगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट का समावेश हो जाता है, इतना याद रखिए। एग्रीमेंट प्लस इट्स एनफोर्सेबिलिटी, जिसको हम लीगली चैलेंज कर सकते हैं, ऐसी एग्रीमेंट को जिसको हम लीगली चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहाँ आप कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई के लिए डिमांड भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। जैसे हस्बैंड वाइफ का भी हमने केस देखा, वहां कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, पैसे दिए न दिए कोई बात नहीं, इसमें क्या है, देना कंपलसरी है? नहीं सर, ठीक है, अगर है तो दे देने चाहिए, नहीं है तो ठीक है। A contract necessarily creates a legal obligation। यहाँ आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मकान खरीदने की बात की 25 लाख में, आपको मकान का कब्जा दिया जा रहा है, पोजीशन दी जा रही है, ओनरशिप दिया जा रहा है, तो आपने 25 लाख की रकम देनी पड़ेगी। नहीं देते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वो रकम देनी पड़ेगी। ब्रीच, ब्रीच करार भंग कहते हैं इसे ब्रीच को। तो ब्रीच, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नो डैमेजेस आर अवॉर्डेड। यहाँ आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में हुआ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ, सोशल एग्रीमेंट थी, सोशल एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ, 1 रुपए की आपको भरपाई नहीं होगी। नो डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड, 1 रुपया नहीं मिलेगा अदालत से आपको। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर ऑलवेज अवॉर्डेड। यहाँ आपको आपकी भरपाई, जो भी नुकसान हुआ है, अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको आपकी भरपाई हो जाएगी वहाँ पे। बाइंडिंग नेचर, एग्रीमेंट इज नॉट अ कंक्लूडेड और अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अल्टीमेटली जो है, ये एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार पे थोपा नहीं जाता है कि आपको कहा था मैंने कि आप खाना खाने आ जाइएगा घर पे। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा हो कि मेरे घर पे आप खाना खाने आ जाइएगा, दूसरा फ्रेंड अगर नहीं पहुंचता है तो उस पर बंधन करता नहीं हो जाता है, बाइंडिंग नहीं हो जाता कि भाई क्यों नहीं आया खाने के लिए, आना चाहिए था ना, नहीं आया तो मैं तेरे पे केस करूंगा। ऐसी ऐसी पॉइंट नहीं बनती। ये भी एक तरीके से सोशल एग्रीमेंट हो गया, इट इज नॉट बाइंडिंग। दोनों पक्षकारों को वो फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो प्रोमिस किए वो हो सकता है वो प्रोमिस फुलफिल ना हो, तो अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम वहां पे दबाव नहीं डाल सकते उसके ऊपर, लीगल एक्शंस भी नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पार्टीज। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। जहां जहां जो जो हमने प्रोमिस एक्सचेंज किए, तो वो प्रोमिस को फुलफिल करनी पड़ेगी। कंपैरिजन, एवरी एग्रीमेंट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है कि वो एग्रीमेंट तक ही सीमित रह जाए। जैसे सोशल एग्रीमेंट होती है, तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सोशल एग्रीमेंट को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर एग्रीमेंट कन्वर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट के स्वरूप में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना है वो एग्रीमेंट की स्टेप से फॉलो करके ही कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो इन चीज का ध्यान रखना है आपको कि हर एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, लेकिन एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो एग्रीमेंट है ही, बिकॉज एग्रीमेंट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक बार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो उसने एग्रीमेंट की स्टेप फॉलो करके ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट का समावेश हो जाता है। ऐसी एग्रीमेंट जो हम लीगली चैलेंज कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो उसमें एग्रीमेंट का समावेश हो जाता है, ठीक है। और कुछ एग्रीमेंट्स ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचती नहीं, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट कंसिडर एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड। जहां आप लीगल एक्शन नहीं ले पाओगे, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है, एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अल्टीमेटली लास्ट में आपको शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे सर आप?
फॉर्मूला है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे याद रखेंगे, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से आप याद रखेंगे। एग्रीमेंट में दो स्टेप है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहला स्टेप क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पहला स्टेप है, एग्रीमेंट प्लस इट्स एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ इज कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट।